हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑन इनकम टैक्स। आपके लाइफ का इनकम टैक्स का पहला लेक्चर, ठीक है। एंड आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये सफ़र बहुत एंजॉयबल रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा टैक्स पढ़ते समय। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। चलो नाउ, अभी पहले चैप्टर का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो नोट्स आप सबके पास है ही, बट पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा एंड फिर अपन धीरे धीरे नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को आपको दिखाना है एंड फिर अपन धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो नाउ जरा पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है ना। कोट्स फ्रॉम फेमस पर्सन, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स। मतलब देखना, अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्निकल है बट डिफिकल्ट नहीं है। एंड आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, दैट इज माई 100% गारंटी, ठीक है। चलो आगे और क्या बोलते कुछ लोग, इनकम टैक्स जोक्स पढ़ लीजिए आप, आपके लिए जोक्स चाहिए। आफ्टर वन पेज देयर इनकम टैक्स, वन नो हाउ अ काउ फील्स आफ्टर शी हैज बीन मिल्क्ड। करेक्ट ना, क्योंकि इनकम टैक्स भरना किसी को पसंद नहीं है। इनकम आते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पे करते तो बेचारे को दर्द होता है ना। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, उसको पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे चलेगा फिर। करेक्ट ना। सो आपको जो इनकम मिला है उसमें से आपको कुछ पोर्शन देना ही है। अच्छा, कितना देना है अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सब कवर करेंगे, आप घाई मत करना। फाइन इज अ टैक्स फॉर डूइंग रॉन्ग, टैक्स इज अ फाइन फॉर डूइंग वेल। आपने अच्छा काम किया, ईमानदारी से एथिकली पैसे कमाए, किसी का चीटिंग नहीं किया, उस पैसे पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अच्छा, इलीगल है तो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है ना। सो इनकम लीगल हो या इलीगल, गवर्नमेंट का कहना है कि तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, सिंपल उनका प्रोविजन है। सो दे विल टेक टैक्स फ्रॉम यू, ठीक है। चलो ये भी सिंपल था। आगे, बॉर्न फ्री टैक्स टू डेथ। जन्म लेने के लिए इस दुनिया में कोई टैक्स नहीं बच्चों, लेकिन मरते दम तक आपको टैक्स देना है। बहुत प्रकार के टैक्सेस है, उसमें से अपन अपने सिलेबस में जितना है अपन सब पढ़ने वाले हैं। सो नथिंग टू वरी एट ऑल। चलो नाउ, अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपने मेरे को पूछना चाहिए कि सर हम टैक्स क्यों पे करें। मेहनत मेरी है, इनकम मेरा है, मैं टैक्स क्यों पे करूं, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम टैक्स पे क्यों करें, है ना। मैं मेरी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ ना, वैसे नहीं है। उसका रीज़न है, फिर देश कैसे चलेगा। आपको एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, हाँ सर चाहिए, है ना। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए, यस। गवर्नमेंट की तरफ से सभी सर्विसेज चाहिए, यस। आपको सिक्योरिटी चाहिए, यस। तो ये गवर्नमेंट कहाँ से करेगा। सो टैक्स इज नथिंग बट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स इज नथिंग बट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं। सो ये चार मैंने आपको पर्पस दी है, ये एग्जाम्पल है कि इन पर्पस के लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। मेंटेनेंस ऑफ डैम, सिक्योरिटी, रेलवे, रोड, इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगी। तो आपसे जो पैसा लिया जाता है ना, उसी पे टैक्स करके, मतलब आपको जो इनकम मिलता है उस पर ही आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अभी जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, तो काफ़ी लोग काउंटर बैलेंस करते हैं, कॉमन मैन, और उनका कहना सही भी है। उनका कहना है कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैंने इनकम अर्न किया, ठीक है, मैं उस पर इनकम टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, उस पैसे से गवर्नमेंट ने रोड बनाए, वो भी ठीक है, अभी उस पर मेरे से टोल टैक्स क्यों लिया जाता है फिर। करेक्ट ना, वो मेंटेन करने के लिए, दिस दैट मच मनी इज नॉट इनफ। ये जो आपसे पैसा कलेक्ट किया, इट्स नॉट इनफ। करेक्ट ना, इसलिए अलग अलग टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। मैं आपको एक टैक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो है इनकम टैक्स, बट देर आर वेरियस अदर टैक्सेस ऑल्सो लेविड, एंड जिसका अलग अलग लॉजिक है। तो आपको सिलेबस में जितने टैक्सेस है उसका हर एक का मैं लॉजिक बताऊंगा कि ये टैक्स क्यों लाया गया, उसके पीछे की थ्योरी क्या है। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम पढ़ रहे हो, दैट वोंट हैपन। सो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट है, बट उसका पर्पस अलग रहता है। करेक्ट ना, आपने जो एक बार टैक्स दिया उसमें आप सोचो रोड 50 साल मेंटेन होगा क्या, नहीं। सो दे नीड रिकरिंग इनकम, तो आपसे रिकरिंग इनकम टैक्स भी लिया जाएगा, उससे नए रोड भी बनवाए जाएंगे एंड मेंटेन भी किया जाएगा। सो एक्सपांशन तो चलते रहता है, तो आपसे पैसा लिया ही जाएगा। करेक्ट ना, तो ये कहना सही है, बट कोई इलाज नहीं है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट को ये जो रेवेन्यू है ये दो फॉर्म में मिलता है। करेक्ट ना, अभी टैक्सेस क्यों कलेक्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी इसमें दो तरह के टैक्सेस है, आइए अपन जरा पढ़ते हैं।
अच्छा, अभी आपको नोट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं सब पढ़ने वाला, आप चिंता मत करना। चलिए काम करते हैं, पहला पॉइंट अब हम पढ़ लेते हैं। आइए फर्स्ट पेज पे, मतलब बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आइए पहला पेज है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे मैंने पूरा आपको सब इंडेक्स दिया है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक ओवरव्यू दिया है। नाउ व्हाट इज टैक्स, चलो पढ़ लेते हैं अपन, बहुत सिंपल है। टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट टू बी मेड बाय पीपल इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। पीपल में अपन सब गरीब जनता आ गए एंड कॉर्पोरेट्स में कंपनीज आ गए। सो ये एक नया वर्ड ध्यान में रखना, जब भी मैं बोलूँगा कॉर्पोरेट एसएससी मतलब कंपनी एसएससी, एंड जब भी मैं इनकम टैक्स में बोलूँगा नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब अदर देन कंपनीज। तो ये नया वर्ड आप दिमाग में फिट कर देना, या यू मेक अ नोट समवेयर कि कॉर्पोरेट एसएससी मीन्स कंपनी एसएससी एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब अदर देन कंपनी। टू द गवर्नमेंट इन वर्ड्स इट इज नेसेसरी कंसिडरेशन फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। इस जग में अगर आपको जीना है तो टैक्स देना पड़ेगा मरते दम तक। द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री कैन प्ले वाइटल रोल इन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आप अगर रेवेन्यू देंगे तो गवर्नमेंट का फायदा होगा, एंड फिर गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू वेरियस फैसिलिटी, जिससे आपका भी एक्सपेंशन होगा, मतलब आपको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। अर्लियर एवरी फ्यू पीपल वेरी पेइंग हेंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड वेरी हाई रेट्स। हाँ, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेट्स से आफ्टर 1947, करेक्ट ना, टैक्स रेट या उस समय आसपास टैक्स रेट 60% तक था, क्योंकि वहाँ पे कम लोग टैक्स देते थे। बट जैसे लॉ बदलते गए, लोगों को समझ में आ गया कि टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी लोगों ने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया, फिर गवर्नमेंट रेट्स कम कर गए। तो एट प्रेजेंट अपने लिए हाईएस्ट इनकम टैक्स का रेट 30% है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के लिए 30% एंड 40% है, एंड प्लस फ्यू एडिशंस भी है जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पूरा टैक्स स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सो थोड़ा पेशेंस रखना। एंड और एक चीज़, अपन ने अभी ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, ठीक है ना। टैक्स सब्जेक्ट समझने के लिए आपको पहला पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तक आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे छोटे छोटे, बट जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा आई गारंटी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा दोस्तों पेशेंस रखना, क्योंकि ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है और ये टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। मैं से 1 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकता, तो इट विल टेक टाइम। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट 1 चैप्टर, जब 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना पहले, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको ओवरव्यू समझ में आया कि अच्छा ये टैक्स में हमको पढ़ना है, करेक्ट ना। तो फ्रैंकली स्पीकिंग 3 चैप्टर तक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आफ्टर 3 चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, आपको समझ में सब कुछ आएगा, समझने में अड़चन नहीं आएंगी। बड़े बोलते हैं ना, एक सब्जेक्ट का एक आपको आइडिया नहीं आएगा तब तक। 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे दिया है कि पहले कम लोग टैक्स पे करते थे, बाद में फिर ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, एंड फिर बाद में उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स रेट्स कम कर दिए, ठीक है। चलो, नाउ व्हाई गवर्नमेंट नीड टैक्सेस, ये मैंने आपको दिया है जो आप सबको पढ़ना है ना, एक बार पढ़ के छोड़ देना। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर, स्कूल, हॉस्पिटल, देन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, रेशन का देते ना, ग्रॉसरी वगैरह मिलता है तो उनका पैसा गवर्नमेंट भरती है, गैस में आपको सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट गिव्स यू लॉट मेनी बेनिफिट्स, है ना, जो अपने को पता है, जो अपने को नहीं पता है। तो ये पैसा आता है टैक्स से, ठीक है। सो टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नाउ टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो पहले अपन ये 2 वर्ड समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अभी अपन ने स्टार्ट किया है डायरेक्ट टैक्स, तो अपना पूरा फोकस इसके आगे डायरेक्ट टैक्स पे ही रहेगा, बट आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है ना, बेसिकली व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। टैक्स ऑन इनकम एंड
ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड इनडायरेक्ट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ये मैंने फीचर्स बताया आपको, ठीक है। अभी पहला अपन समझेंगे इस टैक्स का नाम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्यों रखा, शाहरुख खान सलमान खान क्यों नहीं रखा, तो अपन यहाँ से लॉजिक समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि फिर आपको डायरेक्ट टैक्स समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो, तो अपन मैं पहला डिस्कस करूँगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स का। ठीक है, टाटा मोटर्स जो है वो कार मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चर करके वो सेल करती है, डीलर को, एंड डीलर सेल करता है अपने को, करेक्ट है ना। जब भी अपने को कार लेना है वी अप्रोच नियरेस्ट डीलर एंड फिर हम डीलर को पैसे देके गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। तो टाटा कंपनी जो है टाटा मोटर्स वो डीलर को सप्लाई करेगी एंड डीलर आपको सप्लाई करेगा, ये सबको पता है। अभी कार जो है वो गुड्स है एंड गुड्स पे लगता है जीएसटी, है ना। 1 जुलाई 2017 के बाद इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी आप सबको पता है, कोई अड़चन नहीं है, ठीक है। अभी जीएसटी कैसे लगता है आप समझ लें जरा। टाटा मोटर्स क्या करेगा, अभी टाटा मोटर्स पहले इनवॉइस किसको देगा, डीलर को देगा, करेक्ट ना। इनवॉइस टू डीलर अलॉन्ग विथ जीएसटी। टाटा मोटर्स बिल बना के देगा डीलर को कि भाई गाड़ी का कॉस्ट 6 लाख रुपए तेरे लिए और उसके ऊपर जीएसटी, ठीक है। फिर डीलर क्या करेगा, सेम चीज, डीलर इनवॉइस टू कस्टमर अलॉन्ग विथ जीएसटी। मतलब यहाँ पे 2 इनवॉइस बनेंगे, पहला इनवॉइस टाटा मोटर्स बना के देगा डीलर को एंड सेकेंड इनवॉइस डीलर बना के देगा कस्टमर को, मतलब आपको बना के देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, गुड। अभी आप सब सोच के बताओ जीएसटी रेवेन्यू किसका है, टाटा मोटर्स का है, डीलर का या गवर्नमेंट का है, थोड़ा सोच के बताओ। टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट, सही कहा आपने। सो बोले डीलर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टाटा मोटर्स टैक्स कलेक्ट कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो जा रहा है गवर्नमेंट को, किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जो जीएसटी है टाटा मोटर्स क्या करेगी, पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, डीलर किसको पे करेगा जीएसटी, डीलर पे टाटा मोटर्स को करेगा, करेक्ट ना। तो टाटा मोटर्स ने जो बिल में जीएसटी लगाया वो डीलर टाटा मोटर्स को पे करेगा एंड डीलर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 बार टैक्स नहीं लग रहा है, डीलर खाली उसके प्रॉफिट पे जीएसटी लगाता है, वैल्यूडेशन। मतलब टाटा मोटर्स ने 6 लाख रुपए पे जीएसटी लगाया, डीलर का अगर मार्जिन 50,000 रुपये है तो 50,000 पे ही जीएसटी गवर्नमेंट लेती है, मतलब टोटल 650 पे जीएसटी आएगा, 6 लाख टाटा मोटर्स से लिया जाएगा एंड 50,000 जो डीलर का मार्जिन है वो उससे लिया जाएगा, ठीक है। अभी आप कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, करेक्ट ना। मैं जब इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये सब बताऊँगा, करेक्ट ना, कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है। अभी आप बस इनडायरेक्ट टैक्स नाम क्यों रखा है इतना पे ध्यान दो, बाकी आप कोई कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो डीलर ने जो टैक्स कलेक्ट किया है, करेक्ट ना, कस्टमर से, उसमें से कुछ वो टाटा मोटर्स को दे चुका है एंड फिर उसका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, टाटा मोटर्स भी टैक्स देगी गवर्नमेंट को। सो अल्टीमेटली इन ऑल केसेस टैक्स इज गोइंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को देने वाला है डीलर, देने वाला है टाटा मोटर्स, लेकिन अल्टीमेटली पूरा बर्डन किस पे पास ऑन हुआ है, कस्टमर पे हुआ है। पूरा बर्डन किस पे पास ऑन हुआ है, कस्टमर पे हुआ है, क्योंकि डीलर ने जो टाटा मोटर्स को टैक्स दिया है वो कस्टमर से वसूल करता है। मतलब आपको टैक्स देते समय 6.5 लाख पे टोटल टैक्स देना है
करेक्ट ना, क्योंकि टाटा मोटर्स का कॉस्ट 6 लाख है, डीलर का प्रॉफिट 50,000 है, तो दोस्तों आप 6.5 लाख पे टैक्स दोगे डीलर को, उसमें से 6 लाख का टैक्स वो कंपनी को देगा एंड कंपनी वो भर देंगी, एंड 50,000 का जो है वो गवर्नमेंट को भर देगा। तो ये ऐसे बिलिंग होगा। और एक बार बताता हूँ, टाटा मोटर 6 लाख का बिल बनाएंगे डीलर के नाम पे, 6 लाख प्लस जीएसटी, डीलर आपको 6.5 लाख प्लस जीएसटी के बिल बना के देगा, डबल टैक्स नहीं होगा। अरे ना, डीलर जो है खाली 50,000 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी देगा एंड टाटा मोटर्स को 6 लाख का जीएसटी टाटा मोटर्स को देगा। तो आपसे जो 6.5 लाख पे जीएसटी कलेक्ट किया गया है, 6 लाख का जीएसटी टाटा मोटर्स को जाएगा, 50,000 का जीएसटी डीलर के पास जाएगा एंड ये दोनों लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ये दो लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली सोचो ये पैसा किसको मिला है, डीलर को मिला है, टाटा मोटर्स को मिला है या गवर्नमेंट को मिला है, गवर्नमेंट को मिला है। एकदम सही आंसर। एंड इसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया है? मैंने कहा था 6.5 लाख का बिल कस्टमर के नाम पे रेज होगा, क्योंकि एंड यूज़र जो है वही जीएसटी भरता है। तो यहाँ पे एंड यूज़र अल्टीमेटली कंज्यूमर है, डीलर तो एक बीच में एजेंट है जो गुड्स खरीद के सामने पास ऑन कर रहा है। तो पूरा बर्डन 6.5 लाख का टैक्स तो आपसे ही वसूल किया जाएगा, खाली गवर्नमेंट को भरते समय 2 लोग भरेंगे, बट पूरा 6.5 लाख का टैक्स आपको ही देना है। मतलब बर्डन इनडायरेक्टली आपके ऊपर आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज बर्डन इनडायरेक्टली आपके ऊपर आता है। एंड इससे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर ये नहीं समझा तो बहुत सिंपल है। आपने मेरा लाइव क्लास ज्वाइन किया है या पेन ड्राइव क्लासेस, लेट से लाइव क्लास ज्वाइन किया है, उसमें आपका फीस है 30,000 प्लस जीएसटी 18%, सो आएगा 35,400। आपने मेरे को दे दिया, करेक्ट ना? उसमें से 500-400 हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसमें से 500-400 हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। बताओ, ये हमने हमारे जेब से दिया या आपकी जेब से दिया? करेक्ट, आपकी जेब से हमने गवर्नमेंट को दिया। तो इनडायरेक्टली बर्डन आपके ऊपर पास हो रहा है, गवर्नमेंट को विपुल सा दे रहा है, बट मैं बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन आपके ऊपर इनडायरेक्टली आता है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते। अभी काफ़ी लोगों को डाउट होगा, सर हम क्यों नहीं पे कर सकते? हम आपको 30 देंगे, गवर्नमेंट को 500-400 देंगे, मेरे को अड़चन नहीं है, बट देन हर एक बंदे को इंडिया में जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो खाली एक क्लास के एडमिशन के लिए आप जीएसटी नंबर लोगे क्या? तो इंडिया में जितने भी एंड यूज़र है, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, हर एक आदमी कुछ ना कुछ डेली खरीदी करता है, तो आपके घर में 10 जीएसटी के नंबर होंगे एंड कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी मैनेज नहीं कर पाएगा, किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर है और हम तो बिजनेस करने बैठे हैं, तो विल डू ऑल द कंप्लायंस। बट एज अ कंज्यूमर तुम एक बार परचेस करना है तो क्या उसके लिए जीएसटी नंबर लोगे क्या? है ना, बेवकूफ़ी का काम है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बर्डन हमारे ऊपर रखा। ये उसका मैंने आपको लॉजिक बताया है, ये मैंने उसका आपको क्या बताया? लॉजिक बताया। तो दिस इज हाउ इंडायरेक्ट टैक्स वर्क्स। तो और एक बार बताता हूँ, ये इंडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका बर्डन इनडायरेक्टली आपके ऊपर ही आता है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप मेरे को पे करोगे, मैं आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करूँगा। लेकिन वेयर एज नाउ आई विल कम टू डायरेक्ट टैक्स। ध्यान देना दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जो है ना, ये आप आपके इनकम पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, आप मेरे को नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स या तो जॉब करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर इनकम दे आर अर्निंग, आई रिपीट, वॉट एवर इनकम दे आर अर्निंग, उसका टैक्स वो खुद ही गवर्नमेंट को भर रहे हैं, है ना। दिल गो टू पर्टिकुलर कंसल्टेंट, जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, एंड दे विल गिव ऑल द इनकम डिटेल्स। बेस्ड ऑन इनकम डिटेल्स दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंट विल प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर, बिजनेस बनेगा तो बैलेंस शीट, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेगा एंड टैक्स गवर्नमेंट को भर देगा। तो इनकम टैक्स इज नेवर गिवन टू मी, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू आपको ही गवर्नमेंट को देना है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपके जेब से जाता है, आपका दिल कट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दिल मतलब किसी की इच्छा नहीं होती देने की, बट देना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस पॉइंट में आपने समझा क्या? अगर आपको ये समझ में आएगा तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस टैक्स का नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों दिया है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो इनकम पे है वो डायरेक्ट टैक्स है, जो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है, वहाँ पे विपुल सर बीच में नहीं रहेंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आपने मेरा क्लास लगाया है, लाइव क्लास हो या ऑनलाइन लेक्चर्स हो, उस अमाउंट में 18% जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो मैं आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता हूँ, वो मैं आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट देता हूँ, तो वो इनडायरेक्टली बर्डन आपके ऊपर आता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ
चलो आगे बढ़ते हैं। ये था उसका मीनिंग, आप चाहे तो उसको लिख लेना इफ यू वांट। इसको लिख लो फटाफट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा आपको समझने के लिए। एंड थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले कहा कि पहला चैप्टर कंप्लीट होने दो, करेक्ट ना। डोंट ट्राई टू इमेजिन कि व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, है ना। थोड़ा पेशेंस रखना, एक चैप्टर होने दो, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट का आइडिया आ जाएगा। क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट ऐसा है ना, इंसान आगे का सोचना स्टार्ट कर देता है, इसलिए खुद को बोलना है कंट्रोल। वो आपने मूवी देखा ना हाउसफुल, उदय शेट्टी, कंट्रोल, वैसे खुद का नाम लेना है। मैं बोलूँगा विपुल कंट्रोल, बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा, नहीं तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा। यस, यू कैन से टू योर डाउट्स कंट्रोल। चलो इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो नाउ अभी आपके सामने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। ये बहुत मज़ेदार एनालिसिस है, ध्यान से सुनना। ये है आता, है ना, ये नाम है आता, वो गाना है ना, आता माझी सटकली, हाँ उसमें से आता है। कौन सा मूवी था? सिंघम रिटर्न। आता ने गुड्स सेल किया टू माता, है ना, माता को गुड्स सेल किए। परचेस 80 पे हुआ है, सेल 100 पे हुआ है, ठीक है। अभी माता ने क्या किया, ये गुड्स आगे सेल किए, किसको? बाटा को, ठीक है। सो माता ने आगे गुड्स सेल की है फॉर 120 रुपीज़ और आई से 130 रुपीज़, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं P&L अकाउंट बनाता हूँ आता का, तो उसका परचेज दिखेगा 80 रुपीज़, सेल दिखेगा 100 रुपीज़, प्रॉफिट दिखेगा 20 रुपीज़। एकदम सिंपल, इसमें तो कोई अड़चन नहीं, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये इन द बुक्स ऑफ आता है। P&L अकाउंट ऑफ आता, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मेरे को स्टूडेंट ने डाउट पूछा था और बहुत ही अच्छा डाउट था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि सर जैसे आपने बोला ना, इस अमाउंट पे तो अपन इनकम टैक्स देंगे, इस अमाउंट पर अपन क्या देंगे? इनकम टैक्स देंगे। मैंने कहा बराबर है, 20 रुपये तेरा प्रॉफिट है, एज्यूम करो बाकी एक्सपेंस नहीं है, ऑब्वियसली बाकी एक्सपेंस भी माइनस होंगे, बट समझने के लिए ये जो 100 रुपीज़ है और 80, इस पे GST आएगा। मैंने कहा वो भी सही है ना, परचेस करते समय GST आएगा, 100 के ऊपर GST आएगा, लेकिन डिफरेंस GST गवर्नमेंट को देना है, दो बार नहीं देना है। 80 रुपीज़ का GST वो सप्लायर देगा जिससे अपन ने गुड्स परचेस किए, एंड जो आता है उसका वैल्यूडेशन कितना है? 20 रुपीज़। कितना है? 20 रुपीज़। उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को GST देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का कहना है कि ये जो 20 रुपीज़ है ना, देयर इज अ डबल टैक्सेशन। ऐसा उसका कहना था। उसने कहा कि सर ये जो 20 रुपीज़ है ना, इस पे इनकम टैक्स भी लग रहा है और इस पे GST भी लग रहा है, क्योंकि ये 20 इसमें इंक्लूड है, मतलब 20 रुपीज़ पे डबल टैक्स हो रहा है, 20 रुपीज़ पे डबल टैक्स हो रहा है। उसने कहा कि वो 100 में भी इंक्लूड है, मतलब उस पर GST भी लग रहा है, एंड जो प्रॉफिट है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है। तो सर आप इसका आंसर कैसे दोगे? मैंने कहा बताता हूँ। तो ये एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा डाउट पूछा था। आपके ऐसा कोई स्टूडेंट था ब्रिलियंट जिसने मेरे को लेक्चर में डाउट पूछा था, ठीक है। तो मैं अब इसको क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। पहले आपको अपने, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया है, नहीं तो आप एक बार क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा फोकस मेरा आता पे है।
80 पे परचेज किया है, 100 पे सेल किया है, 20 पे इनकम टैक्स देगा, बट उसका कहना है कि 20 रुपये पे सर डबल टैक्स हो रहा है। 20 रुपये 100 में भी इंक्लूड है, यस ऑब्वियसली इंक्लूड है, जिस पे जीएसटी लग रहा है, एंड 20 रुपये में सेपरेटली भी टैक्स दे रहा हूँ, तो दोनों कैसे देने हैं? डबल टैक्स तो नहीं होता है, नहीं डबल टैक्स कभी नहीं होता है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहला डिफरेंस, ये 100 रुपीज़ का जो जीएसटी ना, ये बर्डन पास ऑन हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कहता है बर्डन अपन पास ऑन करते, तो ये जो आता ने सेल किया है ये माता से रिकवर किया जाएगा। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट। तो ये 100 पे जो जीएसटी है वो आता विल कलेक्ट फ्रॉम माता, MAT है, तो माता को जेब से देना है, एंड 20 रुपया पे टैक्स आता को देना है। ये जनरल पॉइंट बताया। तो स्टूडेंट ने कहा हाँ सर वो तो समझ में आ गया कि इनकम टैक्स आता को देना है, एंड जीएसटी का बर्डन अपन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन पास ऑन करते हैं। तो आता किस पे और बर्डन पास ऑन करेगा? माता के ऊपर। तो 100 पे जीएसटी वो माता पे करेगा, बट उसका कहना था सर फिर भी डबल टैक्स तो हो रहा है ना, मैं पे करूँ या सामने वाला पे करूँ? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 20 रुपये पे 2 बार टैक्स ले रही है, मेरे से इनकम टैक्स और सामने वाले से इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा हाँ उसका भी लॉजिक बताता हूँ कि वो डबल टैक्स आपके लिए है, बट दोनों टैक्स लगाने का पर्पस अलग है। ध्यान से सुनना, ये 20 रुपये पे टैक्स क्यों लगाया गया है? फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, रिच विल बिकम मोर रिच, एंड जो गरीब है वो और गरीब बन जाएंगे। सो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके हाथ में अगर पूरा पैसा चला गया ना, सो देन मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमी में। इसलिए जैसे तुम ज़्यादा पैसा कमाते हो गवर्नमेंट तुमसे छीन के पैसा लेती है बाय वे ऑफ टैक्स, इसलिए वो आपको दिखने के लिए डबल टैक्स है, बट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है। दिखने के लिए वो है डबल टैक्स, बट दो डबल टैक्स इनकम टैक्स तभी बोलती है जब एक चीज़ पे 2 लोग टैक्स देते हैं, राइट? मतलब एक ही बंदे पे एक ही बंदा 2 टैक्स दे रहा है, यहाँ पे एक बंदा 2 टैक्स नहीं दे रहा है, 2 अलग अलग बंदे टैक्स दे रहे हैं, तो पहले वो डबल टैक्सेशन नहीं है। तो ये काफ़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी स्टूडेंट्स में। तो डबल टैक्सेशन का मतलब एक इनकम पे 2 बार टैक्स हो रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जीएसटी सामने वाला भर रहा है, इनकम टैक्स में भर रहा हूँ, सो 2 लोगों के ऊपर टैक्स हो रहा है। बट एनीवे मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया है कि इनकम टैक्स लगाने का पर्पज़ ही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि देयर शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल इन द इकोनॉमी, तो सब पैसा उनके पास ही चला जाएगा। इसलिए जैसे वो पैसा कमाते हैं उनको काट के गवर्नमेंट पैसा उनसे छीन लेती है। तो दिखने के लिए वो है, बट वो एक्चुअल है नहीं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पज़ क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स का भी पर्पज़ वही है, बट दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। मतलब इनकम टैक्स लाने का पर्पज़ एक्चुअली ये है कि पीपल विल नॉट हैव टू मच मनी, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम मोर पुअर। ये ना होने के लिए एक्चुअल डायरेक्ट टैक्स लाया गया, ठीक है? तो एक मैंने आपको एक अलग एंगल से एनालिसिस बताया। कोई अगर आपको ऐसा डाउट पूछता है जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, सो दिस इज द वे यू कैन हैंडल दिस डाउट। तो क्या बताना है? फर्स्ट थिंग, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो दोस्तों शिफ्ट हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स पे हम टैक्स दे रहे हैं 20 रुपये पे, देखा जाए तो इनडायरेक्टली डबल टैक्सेशन हो रहा है, बट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है। 20 रुपये पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों कर रही है? ताकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता तो उनको काट के पैसा लिया जाएगा, सो दैट देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। दैट इज द सिंपल लॉजिक, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? आप चाहे तो लिख के रखना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड एक क्वेश्चन आप किसी को पूछ के देखना, जिन्होंने टैक्स डिटेल में नहीं पढ़ा है वो लोग 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जस्ट उनको ये P&L बना के भेज देना, उसको बोलना भाई मेरे को इसका तो लॉजिक बता, ये 20 रुपये पे डबल टैक्स हो रहा है, तो जस्टिफाई कर कि डबल टैक्स नहीं है ना? देखना फिर मज़ा आ जाएगा आपको। उसको आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको तो मैंने पढ़ा दिया है, सो यू एक्सप्लेन हिम और हर व्हाट इज़ द लॉजिक, ठीक है? तो अपन सब चीज़ ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं आपको हर दिन लेक्चर में कुछ चैलेंजिंग चीज़ें दूंगा, एंड यू नीड टू आस्क टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार जो अपने सिमिलर फील्ड में है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? चलो अभी अपन थोड़ा डायग्राम पे आते हैं। देखो, तो डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज द टैक्स लेविड ऑन इनकम, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसमें कस्टम ड्यूटी भी आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी।
जीएसटी को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। एक इंट्रास्टेट होता है, 2 इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब विद इन स्टेट, मतलब जो लोग महाराष्ट्र में हैं, जिन्होंने मेरे क्लासेस लिए है, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा एंड आपसे जो फीस लिया गया है उसमें ये 18% टैक्स कलेक्ट होगा। अभी तो 18% है, बाद में चेंज भी हो सकता है क्योंकि जीएसटी में बहुत फास्ट चेंज होता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 18% है, करेक्ट ना। सो बाद में वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2 लगते हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ऐसा होगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, मतलब कोई मेरा स्टूडेंट है जो यूपी में है, जिसने मेरे लेक्चर्स लिए, तो उसको ओवरऑल टैक्स लगेगा 18%। सो C+S, सीजीएसटी का 9%, एसजीएसटी का 9%, दोनों मिला के 18%। एंड वही अगर इंट्रास्टेट यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो खाली यूजीएसटी आता है, तो ये सेम ही है। तो इंट्रा में 2 होते हैं, विद इन स्टेट एंड विद इन यूनियन टेरिटरी। विद इन स्टेट है तो एसजीएसटी आएगा एंड विद इन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी तो यूजीएसटी आएगा। तो इन ये ऐसे 2 सप्लाई जीएसटी में है, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, ठीक है। और यहाँ पे भी रेट 99% लगेगा। ये मैंने एक क्लास का रेट लिखा है। जीएसटी में अलग अलग रेट्स है, जिसका डिस्कशन मैं इंडायरेक्ट टैक्स में करूँगा। अभी आपको इंडायरेक्ट टैक्स में एंट्री नहीं करना है, खड्डे में गिर जाओगे क्योंकि अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा इंडायरेक्ट टैक्स का, उस समय अपन देखेंगे। अभी आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आपका फोकस डायरेक्ट टैक्स पे रखो, ठीक है। वो भी अपने को पढ़ना ही है कभी ना कभी, तो जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो आपका जो क्लास का फीस है, ऑनलाइन लेक्चर का फीस है, उसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, एंड कस्टम ड्यूटी भी है। कस्टम ड्यूटी तो बिफोर जीएसटी भी था और आफ्टर जीएसटी भी है। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में सबसे नहीं हुआ है, वो पहले भी अकेला तनहा था, आज भी अकेला है और बेचारा तनहा है, ठीक है। चलो, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ पेमेंट मेड बाय एसएससी डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप पे करते हो। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्नड। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हियर बर्डन फॉल्स इनडायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको क्लास का एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे जो फीस ले रहा हूँ उसमें से जीएसटी में गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो बर्डन इनडायरेक्टली आपके ऊपर आ रहा है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अच्छा, आप भरेंगे तो क्या होगा, मैंने वो भी बता दिया। हर एक बंदे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बस उतना ध्यान में रखना। नाउ आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बहुत आसान है, अपन पहले ओरली कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड फिर मैं आगे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। चलो, अभी क्या क्या अपने को ध्यान है। पहला मीनिंग अपन ने पढ़ लिया है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, बर्डन। इनकम टैक्स का बर्डन अपने पे डायरेक्ट आता है, करेक्ट ना। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन इनडायरेक्टली एंड यूजर पे आता है, करेक्ट ना। तो हु बेयर्स द बर्डन, द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस अभी आप मेरे को बताएंगे। तीसरा डिफरेंस आप सबके लिए क्वेश्चन है, जितने लाइव में बैठे हैं, जितने वर्चुअल में हैं, आप में से कितने लोग डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हाथ ऊपर करना। या आपके फैमिली में कितने लोग, मतलब आप आर यू पेइंग डायरेक्ट टैक्स? नो। हाँ, आप में से अगर कोई जॉब कर रहा है, जो लाइव में बैठे हैं, जो वर्चुअल में बैठे हैं, तो यस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, करेक्ट है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आर यू पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम पे कर रहे हैं। रोज हम स्नैक्स खरीदते हैं, बालाजी वेफर्स, तानाजी वेफर्स खरीदते हैं, उसमें जीएसटी है। पेप्सी खरीदते हैं, उसमें जीएसटी है। मैकडी का बर्गर खाते हैं सर, उसमें जीएसटी है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसमें जीएसटी है। खाना खाते हैं, उस पर जीएसटी है, करेक्ट ना। स्टेशनरी खरीदते हैं, उस पर जीएसटी है सर। क्लास की फीस भरा, उस पर जीएसटी है। कार परचेज की, उस पर जीएसटी है। मोबाइल बिल पे जीएसटी है। कंप्यूटर लैपटॉप परचेज किया, उस पर जीएसटी है। कपड़ों पे जीएसटी है। ज्वेलरी पे जीएसटी है। जूतों पे भी जीएसटी है। बचा क्या? कुछ भी नहीं, करेक्ट ना। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में हर एक बंदा देता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि जो इनकम अर्न करता है वही टैक्स देता है। सो आपके फैमिली में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी योर फादर वर्किंग और फादर एंड मदर बोथ आर वर्किंग, तो वो दोनों इनकम टैक्स देते रहेंगे।
जब आप कब काम करना स्टार्ट करोगे तो आप भी दोगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक बंदा दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स आपके फैमिली में हर एक बंदा दे रहा है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट, अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा फेवरेट बिस्किट है ग्लूकोज, पार्ले जी एंड मारी, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है। मैं एवरीडे जब चाय पीता हूँ घर पे, आई ईट डेली 2 बिस्किट्स कंपलसरी, कुछ भी हो जाए। मैं बाहर गया तो यहाँ से पार्सल लेके जाता, मेरे को इतना पसंद है, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिला तो मेरे वांदे हो जाएंगे। तो आई एम एडिक्टेड टू बिस्किट्स, बट 2 ही खाता हूँ, ठीक है, डजन भर नहीं खाता हूँ। नाउ एक दिन क्या हो गया, मैं पार्ले जी बिस्किट लेने गया शॉप में, है ना, वहाँ था ना फैमिली पैक 5 रुपये का, है ना, मजाक कर रहा हूँ, 5 रुपये का पैक आता है। और मेरे बाजू में खड़े थे मिस्टर मुकेश भाई अंबानी, ठीक है। तो मैंने भी 5 रुपये दिया और उन्होंने भी 5 रुपये दिया, एंड दोनों को एक एक ग्लूकोज बिस्किट पसंद आ गया, एक एक मिल गया, ठीक है ना। उनको भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है ग्लूकोज बिस्किट। जो इंडिया में इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उनको ग्लूकोज बिस्किट पसंद है बहुत, तो हम दोनों तो है ही, आपका पता नहीं, ठीक है। सो हम दोनों ने बिस्किट खरीद लिया 5 रुपये का। मैं घर पे जा रहा था, मैंने सोचा ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। मैंने भी 5 रुपये दिए, श्री मुकेश भाई ने भी 5 रुपये दिए, और दोनों के ऊपर सेम जीएसटी। एक्चुअली कितना बड़ा आदमी, रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड वर्ल्ड में भी टॉप 10 में ही, तो दोनों पे बर्डन सेम। मैं गया शॉप के पास, उसको बोला भैया ऐसा कैसा है। उसने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ने वैसा बोला है कि सबके लिए एक प्राइस, फिर खरीदार अमीर हो या गरीब हो, खरीदने वाला कोई भी हो, 5 रुपये कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला ये तो गलत है। उसने कहा सर गलत है, बस ये एक प्रॉब्लम है इंडायरेक्ट टैक्स में, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब आपका इनकम कितना है फर्क नहीं पड़ता है, बर्डन सब पे इक्वल मतलब जो भी रेट है वो आता है। तो खरीदार अमीर हो या गरीब हो, है ना, रिच हो या पुअर हो, श्रीमंत हो या गरीब हो, इंडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सबके ऊपर सेम आता है। जैसे आप सबने मेरे क्लासेस लिए, अभी हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा कितना अच्छा है मेरे को नहीं पता, किसी का अच्छा है, अच्छा तो सबका है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का और एक्सट्रीम अच्छा है, लेकिन बर्डन सबके ऊपर एक जैसा आया है, सबके ऊपर बर्डन एक जैसा आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है, तो ये प्रॉब्लम है एज पर एज जीएसटी इज कंसर्न, ठीक है। अभी ऐसे और एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने गया था इनकम टैक्स के ऑफिस में। इमेजिनरी एग्जांपल, अभी तब सब ऑनलाइन होता है, और मेरे बाजू में मुकेश भाई भी खड़े थे, श्री मुकेश भाई, मजाक में एग्जाम्पल है। और मैंने उनका इनकम टैक्स रिटर्न देखा, मेरा इनकम टैक्स लाखों में, उनका इनकम टैक्स 1000 करोड़ में। मैं बोला अरे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहे। तभी मेरे को समझ में आ गया कि इनकम टैक्स बहुत होशियार है। उसने क्या बोला है कि जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे ही आपका टैक्स बढ़ेगा, करेक्ट ना। इंडिया टैक्स में वैसा नहीं होता है। तो ये और एक डिफरेंस है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। सो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। एज योर इनकम गोज अप, योर टैक्स लायबिलिटी विल साइमल्टेनियसली गो अप, बट दैट वोंट हैपन इन इनडायरेक्ट टैक्स। आपका इनकम बढ़े या ना बढ़े, टैक्स का जो लेवी वो एज इट इज सेम रहेगा। सो दैट इज द नेक्स्ट डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस था रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। एंड पांचवा डिफरेंस है एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी एंड कस्टम। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिए, अपन एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन वन एंड सेम पर्सन, है ना। इसका बर्डन खाली आपके ऊपर रहेगा। इफ द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंस ऑन अनदर, हाँ करेक्ट ना। मतलब मैं बर्डन पास ऑन कर रहा हूँ, मेरे पे टैक्स आ गया कार खरीदते समय, डीलर मैंने बिल आपको बना के दिया, मैंने आपसे जेब फाड़ के कलेक्ट किया आपका, तो बर्डन में पास कर रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये बर्डन यहाँ पे कैनॉट बी शिफ्टेड, हियर बर्डन कैन बी शिफ्टेड। वैलिडिटी, डायरेक्ट टैक्स आर लेसर बर्डन दैन इनडायरेक्ट टैक्स एज पीपल, डायरेक्ट टैक्स आर बेस्ड ऑन इनकम अर्निंग एबिलिटी ऑफ पीपल। मतलब लिखो प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, लिखो बाजू में, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स इंक्रीजेस। एंड यहाँ पे रिग्रेसिव है। व्हाट इज रिग्रेसिव? आपका इनकम बढ़े या ना बढ़े उतना टैक्स देना है। देखो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
क्योंकि एमआरपी सबके लिए सेम रहता है। तो हमने जो बिस्किट खरीदा दोनों ने 5 रुपये प्राइस था और उसमें जीएसटी भी सेम ही था, क्या करें। हाँ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन वायबिलिटी, अभी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना काफ़ी आसान है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना है। मतलब जब मार्केट में आप जाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि आपको मेरा टैक्स पढ़ाना बहुत पसंद आने वाला है। आई एम 100% श्योर, 100%, देयर इज़ नॉट अ स्लाइट 1% डाउट। इतना दिल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप वो चिंता ही मत करना। मेरे सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद आप निश्चिंत रहो, बस मेरे साथ रहना है एंड तक, बाकी सब मैं देख लूँगा, है ना, एकदम आराम से रहना है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट पूरा पढ़ा दिया, सब्जेक्ट पढ़ा के पूरा कंप्लीट हो गया, आप खुश हो गए एंड आप सबने खुश होकर मेरे को एक BMW कार गिफ्ट की। तो आप जाएंगे शॉप डीलर के पास, आप बोलेंगे एक BMW कार दो, विपुल सर को गिफ्ट करना है। आप बोलेंगे कितना प्राइस, उसने कहा 60 लाख। आप ऐसे चेक निकाल के उसको 60 लाख ऐसा फेंक दोगे उसके मुंह पे एंड वो आपको गाड़ी देगा, फिर आप मेरे को पुणे में ला के दोगे, मेरे को पता है। तो ये जब आपने 60 लाख पे किया ना, इसमें ऑलरेडी टैक्स था, बट यू नेवर आस्क्ड हिम बिकॉज अपना फोकस फाइनल प्राइस पे रहता है। नो वन आस्क्ड ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब प्राइस का ब्रेकअप, मैं दूसरे ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ, वो इंटेंजिबल है, ठीक है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर मार है एंड कौन देता है आपको पता है, एंड कौन खाने वाला है वो भी आपको पता है। हाँ, सो ऐसा है, करेक्ट ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स मैनेज करना काफ़ी आसान है क्योंकि सामने लोगों को पता नहीं चला कि उसको हम थप्पड़ कब मार रहे हैं। इसलिए कि मिस्टर इंडिया आके थप्पड़ मार के गया तो उसको समझता नहीं, फील होता है, बट वो किसी को पकड़ नहीं पाता। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या, मेरी जेब से आता है ना उसका, तो मेरे को बर्डन तो ये गवर्नमेंट को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लोग इसमें देते नहीं, इसलिए यहाँ पे इवेजन होता है, यहाँ पे इवेजन नहीं होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन करना काफ़ी आसान है ना, इवेजन के चांसेस कम होते हैं। बट डायरेक्ट टैक्स मेरी जेब से जाता है, जैसे पर्स से निकाल के देना पड़ता है, तो मेरे को फील होता है यार मेरे पर्स से जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में जाता है बट वो समझ में नहीं आता है, ये एंड में बर्डन आता है, तो ये एक फ़र्क है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लोगों को देने की इच्छा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स उनको पता नहीं चलता, वो दे देते हैं। पेनल्टी यहाँ पे एसएससी के ऊपर, एसएससी मतलब जो बंदा टैक्स देता है वो, यानी यहाँ पे पेनल्टी सप्लायर के ऊपर होता है। मतलब अगर मैंने किसी से गुड्स लेना, उस बंदे ने जीएसटी नहीं लगाया एंड गवर्नमेंट उसको पकड़ा तो पेनल्टी उसको है, लेकिन इनकम टैक्स पे पेनल्टी अगर मैंने गड़बड़ किया तो मेरे ऊपर पेनल्टी है। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अभी तक अपन ने जो पढ़ा इसमें से ये खाली एग्जाम के लिए पढ़ना है। लिखो IMP, तो मैं जहाँ जहाँ पे IMP लिखूंगा ना वो आपको स्किप नहीं करना है, इसके पहले का मत पढ़ो। मैं सिलेबस तो पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप किस पे फोकस करो, किस पे फोकस मत करो। जो इजी चीज़ें हैं जो अपन लॉजिकली लर्न कर सकते हैं उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो, देन यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टैक्सेस दिया है ना। तो मेरिट्स में इक्विटी का मतलब है अगर आपका इनकम सेम है तो टैक्स का बर्डन भी आपके ऊपर सेम रहेगा। मतलब किसी बंदे का इनकम 10 लाख है एंड आपका भी इनकम 10 लाख है, तो विथ सेम इनकम आपका टैक्स लायबिलिटी सेम रहेगा। बट दोनों सेम कैटेगरी के लोग होने चाहिए, मैं दोनों इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में वो उसको रेट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे टैक्स रेट्स बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब वो भी है कि जैसे आपका इनकम बढ़ेगा यू विल पे मोर टैक्स, इनकम कम होगा तो यू विल पे लेस टैक्स। बट जीएसटी में वैसा नहीं है, फ्लैट टैक्स रेट। सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी मतलब गवर्नमेंट को आपको वो क्लैरिटी है कि कितना टैक्स देना है, रेट्स आपको पहले से ही पता है, तो वो सर्टेनिटी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, कैसे, जिसका इनकम कम है वो कम टैक्स देगा, जिसका इनकम 2.5 लाख के नीचे, यही चीज़ ध्यान में रखना, 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है। कब तक नहीं है? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है। एंड फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख। मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे डिफाइन होता है। तो अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स विच इज़ वेरी गुड इन इनकम टैक्स। तो किसी बेचारे का इनकम 2.5 लाख से कम है, नो टैक्स। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है सोसाइटी में, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन प्राइजेस, तो गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स का बर्डन कम कर सकती है ताकि इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। एंड सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब लोगों को समझ में आता है। मतलब गवर्नमेंट ने सिस्टम इतना आसान बनाया है कि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को कितना टैक्स देना है। डिमेरिट्स क्या है? इवेजन,
इवेजन क्यों होता है? क्योंकि किसी को देने की इच्छा नहीं है बट देना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, टालते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अनइकोनॉमिकल मतलब वही है कि ये कलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसका, क्योंकि गवर्नमेंट को पीछे पड़ना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेट डालना पड़ता है, लोगों को पकड़ना पड़ता है, भाई तू टैक्स दे, तो कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड कॉस्ट बढ़ता है तो जो अपना जो पर्पस था कि यूज़ दैट मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फिर वहाँ पे पैसा का बर्डन कम हो जाता है। कलेक्शन कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो जो अमाउंट रहेगा विच इज़ अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट टू स्पेंड फॉर वेरियस फैसिलिटीज़, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अनपॉपुलर है क्योंकि किसी को देने की इच्छा नहीं है। लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव, हाँ मतलब ये डिस्करेज करता है सेविंग को। नॉट सुटेबल फॉर पुअर कंट्री एंड आर्बिट्री, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग टैक्स रेट्स है, उसमें इंटरप्रिटेशन बेस्ड लोग टैक्स इवेजन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्री। तो ये मेरिट्स डिमेरिट्स भी मैंने आपको जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ा है, जस्ट आपको एक नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स डिमेरिट्स है। हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, बिकॉज हर एक गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी है तो रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा। नो इवेजन, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि उससे कब टैक्स लिया जा रहा है। अभी आपने जब मेरे लेक्चर लिए, आपको प्राइस बोला गया, आपने पे किया, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था कि इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है, करेक्ट ना। कन्वीनियंट है ना, पे मतलब कलेक्शन के लिए तकलीफ नहीं है, सामने वाला दे ही देता है। इकोनॉमी के लिए फ़ायदे का है। वाइड कवरेज, इलास्टिसिटी है, मतलब फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट उसके रेट्स कम ज़्यादा कर सकती है। डिमेरिट्स रिग्रेसिव, जो मैंने बता दिया। इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ेगा। यहाँ पे मिस्टर मुकेश भाई और मेरा एग्जांपल, इनकम कुछ भी हो सेम अमाउंट पेबल। अच्छा, वहाँ पे 2.5 लाख का एग्जम्पशन है इनकम टैक्स में, यहाँ पे 1 रुपये का एग्जम्पशन नहीं है। मतलब जिस बेचारे का इनकम 2.5 लाख से कम है उसको इनकम टैक्स में तो 1 रुपये टैक्स नहीं देना है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, यस, क्योंकि अनसर्टेनिटी मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने लोग गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिस्करेज सेविंग, क्योंकि प्राइस बढ़ता है। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, क्योंकि जीएसटी ऐड होने से प्रोडक्ट महंगे होते हैं, एंड प्रोडक्ट महंगे हो गए तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये थे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आता हूँ आपको पीपीटी की तरफ। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा बता दो। यहाँ तक जो मैंने आपको आधे घंटे या 45 मिनट जो भी पढ़ा है उस पर अपन ने इतना ही पढ़ा कि टैक्स का मतलब क्या होता है, वो कलेक्ट क्यों किया जाता है, उसके 2 टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उनके मीनिंग और उनके डिफरेंसेस, उससे आपको एक ओवरव्यू आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और मैं टेक्निकल लेवल पे जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ना पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जानना है। अभी देखो, आपको लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारा सिलेबस है, आई थिंक फुल चैप्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। यस, मेरे सब्जेक्ट के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बाकी आपका डिटेल चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ में आई होप कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना क्यों है, जरा सोचो आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन सर बीच में कहाँ से आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, ध्यान से सुनो। कोई भी लॉ जब बनता है तो लॉ कब बनेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा तब। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने लिखा था, 1950 में लिखा था, एंड उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टैक्स है एंड उसका नाम अगर उसमें नहीं लिखा है तो गवर्नमेंट भी कलेक्ट नहीं कर सकती। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ माई बाप ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ माई बाप ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया। एवरी लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट ना। तो अपने सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस कितना है, क्या है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो अभी आपको नोटबुक पे ना ये डायग्राम बनाने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें 3 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। ठीक है, मैं पहला पढ़ने वाला हूँ आर्टिकल 245। अभी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 1, 2, 3, 4 पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक पहले भारी एग्जाम्पल लेता हूँ। जब जीएसटी आया था ना 1 जुलाई 2017 को, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना है, उस समय जीएसटी नहीं था, उस समय उसमें एक्साइज लिखा था, सर्विस टैक्स लिखा था, वैट लिखा था, सीएसटी लिखा था, XYZ, उन सबको हटा के, सर्विस टैक्स तो 1994 में है। ठीक है,
तो पुराने टैक्सेस को हटा के जीएसटी लाना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें जीएसटी वर्ड ऐड किया गया एंड फिर जीएसटी का लॉ लाया गया। ये उसका महत्व है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे किया गया फॉर जीएसटी, ये मैं जीएसटी में पढ़ाऊंगा। ये डायरेक्ट टैक्स में से कोई संबंध नहीं है। डायरेक्ट टैक्स पहले भी था और आज भी है, करेक्ट ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको महत्व बता रहा हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाएगा वो लॉ नहीं बन सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई तुम लगाओ, लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाओ, ठीक है, ये लिखा है, बट लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया है। किसको दिया है? पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट क्या होता है मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, पहले मेरे को खत्म करने दो। तो आर्टिकल 245 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क के लिए, क्या आर्टिकल 245 क्या करता है। तो क्या लिखना है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ, दैट इज द रूल ऑफ आर्टिकल 245। अभी इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है। इतना तो आपको पता रहेगा, कुछ टैक्सेस सेंट्रल को मिलते हैं, कुछ टैक्सेस स्टेट को मिलते हैं। नहीं पता है तो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, अगले साइड में अपन उस पर भी आएंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू आवर सब्जेक्ट कौन सा टैक्स किसको मिलता है, ठीक है। तो ये टैक्स कलेक्ट करने के बाद, है ना, पार्लियामेंट में उसके ऊपर लॉ बनेगा, फिर टैक्स कलेक्शन स्टार्ट होगा। रेवेन्यू किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, या दोनों को मिलेगा? ये आर्टिकल 246 बताता है। देखो लिखा है एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस अभी इतना ही समझना है। वो एलोकेशन कैसे होगा ये अगले 2 पीपीटी में मैं आपको सब बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, थोड़ा दोस्तों पेशेंस रखना, है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको बहुत बड़ा लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले 3-4 दिन तो मैं बेसिक्स ऑफ लॉ ही पढ़ाता हूँ, पहले 3-4 लेक्चर। उसके बाद आप रेडी रहोगे मेरे हिसाब से टू लर्न दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज इनकम टैक्स। तो मैंने बोलने के लिए सिलेबस तो स्टार्ट किया है, बट एक्चुअल जो आपको मैं सिलेबस में लेके आने वाला हूँ इट विल टेक टाइम, क्योंकि पहले मैं एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करूँगा ताकि आपको लॉ का एक बेस आ जाएगा, एंड फिर मैं आपको उठाऊँगा एंड फिर अपन थोड़ा और अच्छे से डिटेल में जाएंगे। मतलब एक्चुअल वर्किंग वगैरह आपको फिर वहाँ से थोड़ा मज़ा आएगा। तो पहले 3-4 लेक्चर दोस्तों थेरी होंगे, बट आपके बहुत फ़ायदे के हैं, ठीक है। सो यह था आर्टिकल 246। नाउ आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि आप टैक्स कलेक्ट करो, लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट करो, बट उसके लिए पहले जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स कलेक्ट कर नहीं पाएगा। तो आर्टिकल 245 ने तुमको एम्पावर किया है कि भाई तुम लॉ बना के टैक्स कलेक्ट करो, बट पहले लॉ बनाओ, क्योंकि लॉ बन गया तो फिर कायदे से कितना कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट नहीं करना है, ये सब क्लैरिटी रहेगा। तो आर्टिकल 265 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अधिकार देते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, जो टैक्स जिसका है। कुछ टैक्सेस स्टेट को जाते हैं, कुछ टैक्सेस सेंट्रल को जाते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे वो कि तुम पहले लॉ बनाओ, एंड जब तक तुम लॉ नहीं बनाओगे तब तक तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लॉ बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसको लिख लो, मैं 1 मिनट रुकता हूँ एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट लिख लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है एंड कीप फुल पेज, क्योंकि इसके कनेक्टेड डायग्राम में नीचे बनाने वाला हूँ। सो अगर आप पूरा पेज लेंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। टेक फुल पेज और इसको हाफ पेज में एडजस्ट कर देना। तो मेरे को कनेक्टेड डायग्राम बनाना है इसलिए। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी देखो, अपन ने पढ़ा था ना आर्टिकल 246,
आर्टिकल 246 क्या करता है? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिव्स पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल जो 246 है ना, वो एलोकेशन 3 पार्ट में किया है। वो एलोकेशन शेड्यूल 7 में दिया है। सर कैसे वो एलोकेशन? पहला है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, दूसरा है लिस्ट 2, तीसरा है लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, करेक्ट ना, वो इस लिस्ट 1, 2, 3 के हिसाब से डिवाइड होगा, एकदम सिंपल। सर लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिखे गए हैं, जो आर्टिकल ने वो एलोकेशन किया है ना, वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि लिस्ट 1 में जो भी टैक्सेस है किसको मिलते हैं? क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, करेक्ट। लिस्ट 2 में जो टैक्सेस है वो किसको मिलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अपना जो डायरेक्ट टैक्स है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो लिस्ट 1 में है, कस्टम ड्यूटी लिस्ट 1 में है, तो ये रेवेन्यू डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। लिस्ट 2 में आते हैं स्टेट के टैक्सेस, ठीक है। एंड लिस्ट 3 इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। नो व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? इसका मतलब है स्टेट को भी अधिकार है और सेंट्रल को भी अधिकार है उस चीज़ पे लॉ बनाने का, तो दोनों मिलके टैक्स लेते हैं। तो ये है जीएसटी। जीएसटी कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। जीएसटी पे सीजीएसटी भी लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एंड एसजीएसटी लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो जीएसटी अपनाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट को अधिकार दिए हैं टैक्स लगाने के। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट? लिस्ट 1 में जो भी टैक्सेस है दैट इज एब्सोल्यूट रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में जो भी टैक्सेस है दैट इज एब्सोल्युटली रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड लिस्ट 3 में दोनों को अधिकार दिया है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट कैन हैव देयर ओन लॉ एंड दे कैन लेवी टैक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप इतना लिख लो और ये एक एक लाइन जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना। एंड अभी एज आई सेड मैं मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी अपन ने जो स्टार्ट किया डायरेक्ट टैक्स वो लिस्ट 1 में आता है, कस्टम ड्यूटी भी लिस्ट 1 में आता है, एंड जीएसटी लिस्ट 3 में आता है। बस उतना भी आप ध्यान में रखो। बाकी डिटेल चर्चा जब आप लॉ में पढ़ोगे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत डिटेल में है। मेरे सब्जेक्ट के लिए दिस इज मोर देन इनफ। तो अपन ने पूरा ओरिजिन से पढ़ना स्टार्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, एंड इसके बाद मैं पार्लियामेंट के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा कि पार्लियामेंट होता क्या है ना। काफ़ी लोगों को पता नहीं कि पार्लियामेंट होता क्या है, तो वो भी डिस्कस करेंगे अपन। लिख लो इतना फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैं तो अपने सब्जेक्ट पे इनकम टैक्स। देखो क्या है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या करता है? रेवेन्यू को बाइफरकेट करता है। शेड्यूल 7 लिस्ट 1 अपना इनकम टैक्स लिस्ट 1 में आता है, एंड एंट्री नंबर है 82। अच्छा, लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ध्यान से सुनना। अगेन पूछ रहा क्वेश्चन, बताओ किसके पास उसका पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एंट्री नंबर 82 अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है उसमें इनकम टैक्स 82 नंबर पे आता है, एंड वहाँ पे लिखा है कि आप इनकम पे टैक्स लेवी करो, ओके। एंड फिर आर्टिकल 246 क्या बोलता है? ये पूरा रेवेन्यू किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोले मैं इनकम टैक्स, मैं महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूँ, सो मैं इनकम टैक्स पुणे में दे रहा हूँ, करेक्ट। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, तो टैक्स कौन से स्टेट में कलेक्ट हो? अल्टीमेटली वो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कलेक्टिंग स्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली इट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेटली किसके जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो ये लिख के रखना। उधर लिस्ट 1 के नया डायग्राम मत बनाओ, वो जो लिस्ट 1 लिखा है ना उसको नीचे कनेक्ट करके लिखो इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82। अब ये एंट्री नंबर 82 के आगे कुछ भी लिखा है, ध्यान से सुनना। तो पहले आप वहाँ पे लिखो, आपने लिखा है ना लिस्ट 1, उसके नीचे लिखो डाउनलोड एरो डायरेक्ट टैक्स एंट्री नंबर 82, मतलब डायरेक्ट टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो एंट्री नंबर 82 में आता है ना। आगे देखो क्या लिखा है, एंट्री नंबर 82 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो वहाँ पे आप लिख के रखो
नीचे लिखो आप, आपने क्या लिखा, डाउनवर्ड एरो, एंट्री नंबर 82 डायरेक्ट टैक्स, उधर लिखो आगे ब्रैकेट में अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अभी इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप सबको ये तो पता ही रहेगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं आता है, काफ़ी लोगों ने सुना रहेगा। आज उसका आपको मैं सही लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या सही लॉजिक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम अदर देन एग्री इनकम, मतलब एग्री इनकम पे टैक्स लेवी करने का पावर सेंट्रल के पास है ही नहीं, वो पावर सेंट्रल के पास नहीं है। मतलब सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन एवरी इनकम अदर देन एग्री इनकम, इसलिए एग्री इनकम एग्जेम्प्ट है। ऐसा अगर आप मान रहे तो गलत है। हाँ, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हर एक स्टेट डिसाइड करेगा कि उनके स्टेट में जो एग्री इनकम है उस पर टैक्स लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, अभी भी अराउंड 45% प्लस लोग अभी भी एग्रीकल्चर में हैं, करेक्ट ना। तो ये पावर स्टेट के पास है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगाता है। ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि तुम्हारा देख लो हर एक स्टेट। अभी आते हैं स्टेट की बारी, तो फिर सर आपका क्वेश्चन रहेगा, सर ऐसा कोई इंडिया में स्टेट है क्या जिन्होंने एग्री इनकम पे टैक्स लगाया। मेरा आंसर होगा हिम्मत नहीं है। क्यों सर, अरे एग्री इनकम पे अगर टैक्स लगा दिया तो बेचारा फार्मर ऑलरेडी परेशान है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर द मेजर 2 challenges इन फ्रंट ऑफ फार्मर, एंड जिनसे वो बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। अभी उनकी इनकम पे अगर टैक्स लगा दिया ना तो उस स्टेट की जो खुर्ची है ना, सत्ता गायब हो जाएगी। तो किसी स्टेट में हिम्मत नहीं है फार्मर के ऊपर टैक्स लगाए, इसलिए फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं है। तो लेवी का अधिकार स्टेट के ऊपर है, स्टेट को दिया गया है। बट किसी भी स्टेट में, फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनी गवर्नमेंट, कितने भी गवर्नमेंट बदले, बट कोई भी गवर्नमेंट फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। इसलिए आप कभी भी देखना, कोई भी सरकार आने दो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, है ना, दे ऑलवेज सपोर्ट फार्मर्स, है ना। कोई भी पार्टी हो, दे ऑलवेज सपोर्ट फार्मर, बिकॉज वोट बैंक बहुत बड़ा है। फार्मर अभी भी इंडिया में 45+% है। तो उनके अगर अपन ने मन जीत ले तो वोट मिल गए तो फिर बाकी की कहानी खत्म, है ना। तो पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फार्मर के हमेशा वो फेयर में रहते हैं। हमेशा दे ट्राई टू डू as much as possible for the farmers, because to get that vote we need to win their confidence, trust, तो करना पड़ता है। तो इसलिए उनके ऊपर टैक्स नहीं है। सो ये पॉइंट लर्न किया तो आई एम हैप्पी। ये ऐसे आपको जो लॉजिकल चीज़ें ये आपको सही तरह से समझना है। तो बताओ, एग्री इनकम का लेवी करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल या स्टेट? स्टेट के पास। बट कोई भी स्टेट अभी उस पर टैक्स नहीं लगा रहा है, कोई भी स्टेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है। तो एट प्रेजेंट एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड तो ये अपना जो एक्ट 1961 में बना है, तो ठीक है, बाकी चीज़ें इट्स ओके, बस आपको उधर ऐड कर दो। आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, थोड़ा सा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बेसिकली अपन ने पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को देता है लॉ बनाने का। किसको देता है, पार्लियामेंट को। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर व्हाई पार्लियामेंट? पार्लियामेंट को क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पे दोनों लोग रहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। सो लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। अभी लोअर हाउस अपर हाउस मतलब थिएटर में होता है ना, बालकनी एंड वैसा नहीं, ये बोलने के लिए है ना, भावनाओं को समझो। नहीं तो आप इमेजिन करोगे अपर हाउस लोअर हाउस, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। अभी देखो, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपने नाम तो सुना रहेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। लोकसभा का मतलब है लोअर हाउस, मतलब हम जिनको वोट देते हैं, करेक्ट ना, हम जिनको वोट लेके जिताते हैं वो होते हैं लोकसभा। एंड राज्यसभा जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट के। राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट, तो ये स्टेट को नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट में रहते हैं। एंड लोकसभा मतलब लोअर हाउस। तो लोअर हाउस क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि इनको आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है ना, आम जनता, आम अदालत,
जिसको लोअर हाउस नाम दिया। दिस इज द लॉजिक, व्हाट इज कॉल्ड एज लोअर हाउस, क्योंकि आम जनता ने चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो भी आम रहेगा, खाने का आम नहीं, जनरल रहेगा, मतलब इसलिए उसको बोलते हैं लोअर हाउस। एंड अपर हाउस मतलब वो राज्यसभा ने नॉमिनेट किए, इसलिए उसको बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा में जो मेंबर्स है उनका कार्यकाल 5 साल रहता है, जैसे हर 5 साल का इलेक्शन होता है ना, वो मंत्री चेंज हो जाते हैं। राज्यसभा का होता है 6 साल टोटल, एक मिनिस्टर के लिए, मतलब टोटल, उसमें से 2-2 साल के बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं, करेक्ट ना। तो 6 साल का रहता है, बट 1/3 हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में आपको जाने के लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए एंड राज्यसभा में मिनिमम 30। तो ये एक जनरल डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इन दोनों का रोल क्या है। अच्छा, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, कितने हैं, 552। कितने होते हैं, 552 एंड प्लस 20 कौन से रहेंगे अपने, 552 होंगे, और यहाँ पे 250 रहते हैं। कितने रहते हैं, 250, ठीक है। या 572 है, बताओ कितने हैं, जरा आप नंबर मेरे को सही बताना कितना है, 552 या 572 है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग वहाँ पे सीट्स होते हैं। तो यहाँ पे 572, यहाँ पे 250, यहाँ पे मैक्सिमम 250 रहते हैं, ठीक है। अभी इसका रोल क्या है, ध्यान से सुनना। अभी पहला क्वेश्चन, राज्यसभा की ज़रूरत क्या है ना, ये आपने पूछना चाहिए। पार्लियामेंट में तो दोनों, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों का इम्पोर्टेंस है। लोकसभा जो है ना, वो फॉर एग्जांपल कोई एज्यूम करो, जैसे कोई स्टेट है ना, कोई स्टेट है, उसका कोई मिनिस्टर लोकसभा में है नहीं, क्योंकि सभी लॉ जो है, मतलब लोकसभा इज़ द मेन, जहाँ पे सब डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉ पास किए जाते हैं, करेक्ट ना। तो राज्यसभा मतलब ये स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, करेक्ट ना। तो कोई फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी का गवर्नमेंट है, मोदी जी का गवर्नमेंट है अभी, लेकिन उस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट है या किसी और का है। तो उनका वहाँ पे कौन सुनेगा पार्लियामेंट में, तो उनका एक वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, करेक्ट ना। दोनों लोगों को अधिकार दिए गए। अभी वो अधिकार क्या है मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस मेरे सिलेबस में इतना ही लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, बस। उससे आगे पार्लियामेंट का डिटेल आपको लॉ में मिलेगा, ये आपने पढ़ा भी रहेगा। बस एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट ना। तो उनका भी सुनने के लिए कोई तो भी चाहिए ना ऊपर, कि किसी स्टेट के ऊपर अगर लोकसभा में है नहीं तो उनका सुनने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसलिए राज्यसभा को लाया गया ताकि उनका भी कोई सुनने के लिए ऊपर रहेगा पार्लियामेंट में, मतलब उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। एंड इसमें से जो टोटल 250 मेंबर रहते हैं राज्यसभा के, उसमें से 20 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राष्ट्रपति ने उनको चुना है। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक रेखा, इवन विजय माल्या भी राज्यसभा के मेंबर्स थे, बट जैसे उनका कांड बाहर आ गया, बेचारों ने वो छोड़ के भाग गए अनफॉर्चुनेटली। तो सचिन तेंदुलकर देखो इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जिन लोगों ने कला, समाज सेवा इस क्षेत्र में अच्छा काम किया ना, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, करेक्ट ना। उनका एडवांटेज भी है, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर पॉलिसी बनाना है, इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड, तो उनका वो एडवांटेज भी हो जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। चलो, अभी पार्लियामेंट में मेन आपने अपना फोकस लोकसभा पे है, क्योंकि आपने लॉ वगैरह लोकसभा में पास होते हैं, ठीक है। अभी उनके बाद रहता है यूनियन मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं, उनके पास रहते हैं मिनिस्टर्स, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपने टीवी पे सुना रहेगा, देखो कि आज कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ये वर्ड आपने सुना रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, लिख के रखना। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब है मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। देखो पार्लियामेंट में लॉ पास हो गया है ना, लॉ पास होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर एक काम करना, इसलिए दे अपॉइंट मिनिस्टर्स, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर। जैसे अपने लिए एक ही इंपॉर्टेंट है फिनांस मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारामन। एट प्रेजेंट तो वही है, बीच में चेंज हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं रिकॉर्ड करते समय तो आज वही है, अगर बीच में चेंज हो गया तो फिर एग्जाम में आपको अकॉर्डिंगली चेंज करके आंसर लिखना है ना। जैसे बीच में अरुण जेटली थे, बाद में वो चेंज हो गए,
करेक्ट ना। तो उनकी हेल्थ खराब थी इसलिए उन्होंने वो गिव अप कर दिया था, वैसा है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। तो अभी तो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारामन। तो ये है कैबिनेट मिनिस्टर। तो मोदी जी खुद काम नहीं कर सकते, ये काम इनको अलाइन किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है, करेक्ट। तो ऐसे मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं एंड इनके नीचे होते हैं ऑफिसर्स, जिनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं ना, IAS ऑफिसर, वो सब यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे इंडिया में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। सो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, करेक्ट ना। अपने सभी लॉज लोकसभा में पास होते हैं। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर, अच्छा कुछ लॉ में राज्यसभा को भी अधिकार रहता है, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ोगे लॉ में आपको ऐड आएगा। देन यूनियन मिनिस्टर कौन होते हैं? मैंने कहा था मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। तो अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर उनके ही हैं एंड उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बनाया जाता है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड उसमें ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये था एक पार्लियामेंट का सिंपल स्ट्रक्चर। आगे दिस इज हाउ इंडिया में लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पार्लियामेंट, उसमें रहता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो अपने लिए कौन सा है कैबिनेट मिनिस्टर? फिनांस मिनिस्ट्री। फिनांस मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए 2 बोर्ड बनाए गए, जो शायद आपने सुना रहेगा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या करते हैं? CBDT इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन इंडिया। सो ये टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, उसका पूरा अधिकार इस मिनिस्टर को दिया। तो लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो दिक्कतें आती है वो सब ये देखती है, कौन? कैबिनेट मिनिस्ट्री। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एंड बाकी के जो हायरार्की है उसके वो अपने कुछ काम का नहीं है, ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ तक अभी एक ब्रेक लेते हैं, करेक्ट ना। इस लेक्चर में मैंने खाली बस बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लॉ कहाँ पे बनता है, पार्लियामेंट का रोल क्या है, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आप एक बार रिवाइज कर लो एंड फिर अपन अगले लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।